हाय गाइस, वेलकम बैक टू ब्लेड लर्नर K12। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। और अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा देन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि सबसे पहले आप यहाँ पर आई बटन पर जाकर फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें एंड उसके बाद आप इस सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करें तो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। राइट। सो हम लोगों ने जैसा कि लास्ट वीडियो में देखा था कि इंडियन पॉलिटिक्स का एक लंबा सा दौर ऐसा रहा है जब चाहे वो सेक्टर हो या इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स हो, वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ही मतलब कांग्रेस पार्टी ही डोमिनेट क्या करती थी, वही पावर में रहा करती थी। तो इस चैप्टर में या इस पार्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है अब? देखिए, वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज ऐसे रहे हैं या वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज आज भी ऐसे हैं जहां पर वन पार्टी डोमिनेंस था या है। मतलब क्या हुआ कि ना केवल इंडिया बल्कि वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में भी वन पार्टी डोमिनेंस रहा है। राइट। तो सबसे पहले आज हम लोग कंपेयर करेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो डोमिनेंस है वो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के वन पार्टी डोमिनेंस से किस प्रकार से डिफरेंट। राइट। तो सबसे पहले आज हम लोग नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस को पढ़ने वाले एंड देन उसके बाद ये देखेंगे कि कांग्रेस में किस प्रकार से अलग अलग आइडियोलॉजी से या फिर सोसाइटी के अलग अलग स्टेटस है लोग उसमें शामिल थे एंड उसके बावजूद भी कांग्रेस टॉलरेट एंड बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके उनको अपने साथ अकोमोडेट करके रखा करती थी। तो इन्हीं सब कंसेप्ट को आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी आयुष राज। स्टार्ट करते हैं एक एमसीक्यू से। Which of the following was the reason behind the dominance of Congress in India? First option is due to its legacy of freedom struggle. B. It was led by Jawaharlal Nehru. C. Due to the constitutional measures of India. और इट्स डी, पार्टी यूज मेनी मैल प्रैक्टिसेस। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर अगर आपको नहीं पता देन हम लोग लास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस के बारे में आज हम लोग समझने वाले। तो देखिए, कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज से जहां पर वन पार्टी डोमिनेंस रहा है। चाइना, क्यूबा, सीरिया, ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा बनाया गया या कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ ऐसी मशीनरीज डेवलप करी गई, कुछ ऐसे प्रोविजंस डाल दिए गए जिसके कारण से वहां पर सिंगल पार्टी रूल है। राइट। आप चाइना से बहुत अच्छे तरीके से अवेयर हो गए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, वहां पर सिंगल पार्टी रूल, वही डोमिनेट करती है, वही हमेशा चुनाव लड़ती है और वही जीतती है। राइट। मतलब क्या हुआ, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ ऐसा चीज लिख दिया गया, कुछ ऐसे प्रोविजंस डाल दिए गए जिसके कारण वहां पर सिंगल पार्टी रूल ही बन सकता है या वहां पर हो सकते हैं। चाइना, क्यूबा एंड सीरिया, यहाँ पर कुछ स्थितियां इस प्रकार से। वही म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, एरिट्रिया की अगर बात करें तो वहां पर कुछ लीगल्स एंड मिलिट्री मेजर्स कुछ इस प्रकार से बनाए गए या कुछ इस प्रकार से है जहां पर मिलिट्री कू हो जाता है, जो मिलिट्री होती है वहां की वो तख्तापलट कर देती है, कुछ ऐसे ही सर्कमस्टांसेस आते हैं जिसके कारण से वहां पर वन पार्टी डोमिनेंस रहा है। फिर बात करें मैक्सिको, साउथ कोरिया एंड ताइवान की, तो ये कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर पिछले कुछ साल तक, राइट, पिछले कुछ साल तक वहां पर इफेक्टिवली वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट ही कहा जा सकता था इसको। क्योंकि जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको मैक्सिको के बारे में बताओ, वहां पर एक पीआरआई पार्टी है। राइट, पीआरआई, हालांकि ये चीजें आपने क्लास 9th 10th में भी पढ़ रखा हो, पीआरआई पार्टी। और ये स्पेनिश में एक्चुअली इसका जो एब्रिविएशन है वो स्पेनिश में, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। राइट, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो मैक्सिको में डिफरेंट पार्टीज थे, राइट, बहुत सारी और भी पार्टीज थी, लेकिन जब से मैक्सिको आजाद हुआ वहां से लेके टिल 2000 तक केवल पीआरआई ही चुनाव जीता करती थी। अब पूछोगे सर ये कैसे? देखिए, वो क्या करती थी, चीटिंग, मैल प्रैक्टिसेस, रिगिंग, बूथ को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देना या फिर गलत गलत तरीके से, फॉर्जरी से, करप्शन से, इन सब तरीकों का उपयोग करके वो चुनाव जीता करती थी। मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेसी तो वहां पर एक्चुअल में था ही नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो बेस होता है वो होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो मतलब क्या हुआ, इन कंट्रीज में चाहे वो मैक्सिको हो, साउथ कोरिया हो, ताइवान हो, वहां पर कहने के लिए तो डेमोक्रेसी था बट इफेक्टिवली वो वन पार्टी डोमिनेट स्टेट था फॉर वेरियस रीजन। तो मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो इन कंट्रीज का स्टैंड कुछ ऐसा था, ये लोग डेमोक्रेसी को सही मामले में मानते ही नहीं थे, डेमोक्रेसी यहाँ पर हुआ ही नहीं करती थी। तो अगर एक लाइन में अंडरलाइन करके अगर हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इन कंट्रीज में डेमोक्रेसी की हत्या करके वन पार्टी डोमिनेंस स्टैब्लिश करा गया। लेकिन इंडिया में कुछ स्थितियां अलग थी। इंडिया की अगर बात करें तो नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेट जो था वो काफी डिफरेंट था। इंडिया में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस डोमिनेट किया करती थी वो काफी कुछ डिफरेंट था। ऐसे इंडिया में डेमोक्रेसी के साथ वन पार्टी डोमिनेंस था। राइट, डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा कि उन कंट्रीज ने डेमोक्रेसी की हत्या करके डेमोक्रेसी को ताक पे रखे तब अपने यहाँ पे वन पार्टी डोमिनेट स्टेट बनाया। लेकिन इंडिया ने क्या किया, डेमोक्रेसी के साथ वन पार्टी डोमिनेंस अपने यहाँ पर लेके आए, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे डोमिनेट किया। मतलब क्या हुआ, इंडिया में डेमोक्रेसी था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते थे। आपने लास्ट चैप्टर में देखा कि किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन क्वाइट पावरफुल, फ्रीली इलेक्शन करवाती थी, कंडक्ट करवाती थी, फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाती थी एंड मेनी पार्टीज यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट करते थे। उसके बावजूद कांग्रेस जीत जाया करती थी। मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेसी के साथ यहाँ पर वन पार्टी डोमिनेंस था, कांग्रेस का डोमिनेंस था। ये इंडिया को काफी ज्यादा डिफरेंट बनाता है वर्ल्ड के दूसरे कंट्री से जहां पर वन पार्टी डोमिनेंस था। राइट। तो इसके बाद अब ये क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द कांग्रेस डोमिनेंस?
तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे, बहुत सारे रीजन। सबसे पहले रीजन की अगर बात करें तो इसका रीजन ये है कि कांग्रेस को ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहा जाता है, इंडिया का ग्रैंड ओल्ड पार्टी। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना 1885 में ही हो चुकी थी। 1885 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। और कमेंट में मैं आंसर जानना चाहूंगा कि एओ ह्यूम साहब ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो करी थी, तो उसके बाद सबसे पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन बने थे? ठीक है, आप लोगों को पता होगा 1885 में एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी। तो सबसे पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन बने थे? आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दें। राइट, सो 1885 में ही इसकी स्थापना हो गई थी। देन उसके बाद आप लोगों को पता है कि बहुत सारा लंबा समय चला, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट में कांग्रेस बटी हुई थी। देन 1915 में गांधी जी आते हैं। देन उन्होंने अलग तरीके से इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को अलग तरीके से सेव किया। नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह का जो ये तरीका था, उन्होंने नया एक तरीका इजाद किया और उसके साथ इंडिया को 1947 में आजादी दिलवाई। तो एक लेगेसी था, फ्रीडम स्ट्रगल का लेगेसी था। एक लंबे समय से भारत के जनमानस में, भारत के कोने कोने तक इसकी पहुंच थी। तो फ्रीडम स्ट्रगल में, क्योंकि इसका एक समय तो ऐसा भी आया कि कहा जाता था कि इंडिया को अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो सिंगल पार्टी कर रही है, कांग्रेस। जब ब्रिटिशर्स के पास लंदन में जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है या डिफरेंट टाइप के कॉन्फ्रेंसेज हुआ करते थे, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी एज अ कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव जाती थी पूरे इंडिया से, क्योंकि इंडिया में इनका रीच काफी ज्यादा था। फ्रीडम स्ट्रगल का ये दौर ऐसा था कि केवल कांग्रेस पार्टी ही रीच अपना बढ़ा के रखी हुई थी, रीच अपना बहुत ज्यादा था। क्यों? इसका ऑब्वियस रीजन है, क्योंकि बहुत पहले बन चुकी थी। राइट, तो फ्रीडम स्ट्रगल की लीगेसी के कारण कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस में सहायता मिली। देन उसके बाद, क्योंकि ये बहुत पुरानी समय से ये पार्टी एग्जिस्ट कर रही थी, देन इसका जो रीच था वो मोस्ट ऑफ द पार्ट तक पहुंच चुका था। और अगर दूसरी पार्टीज की बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर इलेक्शन की बात करें, जैसे 1951 का 52 का जो इलेक्शन हुआ था, 51-52 का जो इलेक्शन हुआ था, या उसके बाद जब नेक्स्ट इलेक्शन हुए 57 में, या फिर उसके बाद जब नेक्स्ट इलेक्शन हुए, उस समय तक जो छोटी छोटी पार्टीज थी, जैसे स्वतंत्रता पार्टी थी या बहुत सारी और भी पार्टीज थी, उन लोगों का उतना रीच था ही नहीं। मतलब इलेक्शन तो अब स्टार्ट हो गए, लेकिन इसमें कौन सी पार्टी का रीच सबसे ज्यादा था? कांग्रेस पार्टी का। क्यों? क्योंकि ये तो लंबे समय से चल के आने वाली पार्टी थी। दूसरी पार्टीज अपने आप को एस्टैब्लिश कर रही थी, अपनी रीच बढ़ा रही थी कि हम साउथ इंडिया में अपना रीच बढ़ाएंगे, नॉर्थ इंडिया में बढ़ाएंगे, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट कांग्रेस पार्टी एक वेल ऑर्गेनाइज एंड सेटल्ड पार्टी थी ऑल ओवर इंडिया में। तो इसका एडवांटेज कांग्रेस पार्टी को मिला और पहले, दूसरे, तीसरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी बहुमत से जीत प्राप्त हुई। तो मतलब फर्स्ट मूवर का इनको एडवांटेज मिला। राइट, फर्स्ट मूवर एक रेस है। राइट, और इसमें अगर एक बंदा है वो पहले ही मूव कर जाए, बाकी बंदे बाद में मूव करें, तो फिर क्या होगा? इसके चांसेस जीतने के बढ़ जाते हैं। और यही चीज हुआ, फर्स्ट मूवर थी कांग्रेस पार्टी और इसके कारण से पहले कुछ सालों में इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को ही जीत मिला। नेक्स्ट रीजन वॉज, कांग्रेस एक रेनबो लाइक सोशल कॉलिशन था। रेनबो लाइक सोशल कॉलिशन मतलब क्या? इंडिया की डाइवर्सिटी को ये रिप्रेजेंट करता था। डिफरेंट स्ट्राटा के लोग, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पेजेंट्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो अर्बन डवेलपर्स हो या विलेजर्स हो, चाहे वो वर्कर्स हो या ओनर्स हो, लोअर अपर क्लास, सभी क्लास के लोग इसमें शामिल थे कांग्रेस में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग भी शामिल थे और एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरेस्ट के लोग भी इसमें शामिल थे। जैसे जो वर्कर्स थे, उनका जो इंटरेस्ट होगा वो ओनर्स के इंटरेस्ट से कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। राइट, जैसा मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो वर्कर्स का जो इंटरेस्ट होगा ओनर्स के इंटरेस्ट से कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, क्योंकि ओनर जो अगर चीज चाहेंगे तो वर्कर उसके अगेंस्ट में चीज चाहेंगे। क्यों? देखिए, ओनर तो ये चाहेंगे ना कि वर्कर से हम बहुत ज्यादा काम करवाएं, उनको कम पैसे दें, जबकि वर्कर ये चाहेंगे कि नहीं, ओनर उनको ज्यादा पैसे दे, काम के कम घंटे हो। तो ये देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक, और क्या? अर्बन ड्वेलर्स, उनके इंटरेस्ट कुछ अलग होंगे, विलेजर्स के इंटरेस्ट कुछ अलग होंगे, लोअर क्लास के इंटरेस्ट कुछ अलग होंगे, अपर क्लास के इंटरेस्ट कुछ अलग होंगे। तो कॉन्ट्राडिक्टरी जो इंटरेस्ट थे, उनके बावजूद भी कांग्रेस उनको अपने साथ लेके चल रही थी। ठीक है, आपको पता होगा जब नन कोऑपरेशन मूवमेंट चला या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला, तो जब गांधी जी लीड कर रहे थे तो उन्होंने ये प्रयत्न किया था कि सोसाइटी के कोई भी लोग पीछे ना छूटे, सबको साथ लेके चलना है। उन्होंने जैसे जो निचली जाति, तथाकथित निचली जाति के लोग होते हैं, उनको उन्होंने हरिजन कहा और उनको साथ लेके वो चले। ठीक है, फिर उन्होंने जो पेजेंट्स वगैरह थे, किसान थे, जिनको किससे दिक्कत थी? जिनको दिक्कत थी जमींदारों से। ठीक है, तो किसानों को भी उन्होंने अपने साथ लिया, जमींदारों को भी उन्होंने अपने साथ लिया, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी उन्होंने अपने साथ लिया। तो सबको साथ में लेके चल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी सबको साथ में लेके चल रही थी। इसलिए आप क्या कहा जा सकता है कि कांग्रेस वाज एक्टिंग एज अ रेनबो। राइट, रेनबो था, इंद्रधनुष की तरह इसमें सभी लोग इसमें शामिल थे। तो मतलब क्या हुआ? इसका जो सोशल बेस होगा कांग्रेस का वो बहुत ज्यादा वाइडन था। सो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे, पार्टीज थे, वो कांग्रेस के साथ मिलकर रहा करते थे। और इंटरेस्टिंग बात ये जानने को है कि कांग्रेस पार्टी है और इसके अंदर बहुत सारी छोटी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल थी इसमें, और उनको अलाउ किया गया था कि आप कांग्रेस पार्टी के शामिल रहो, कांग्रेस पार्टी में ही शामिल रहो, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ शामिल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब क्या हुआ? एकोमोडेटिव, कांग्रेस वाज एकोमोडेटिव इन नेचर। कांग्रेस में कई सारे अलग अलग
ऑर्गेनाइजेशन, कई सारी पार्टीज उसमें शामिल हुई थी और अपनी अपनी डाइवर्सिटी के साथ, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी का यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल मिलेगा, राइट। तो ये सब रीजन आप कह सकते हो कि इन सब रीजंस के कारण कांग्रेस का डोमिनेशन देखने को मिला और शुरुआती दिनों में, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद शुरुआती दिनों में कांग्रेस पार्टी ही पावर में रहा करती थी। अब हम लोग बात करते हैं कि जो फैक्शंस के बीच में टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट किस प्रकार से क्या करती थी कांग्रेस। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कोलिशन क्या होता है। तो देखिए, कोलिशन मतलब यहाँ पर एक गठबंधन वाली चीज। गठबंधन क्या कि अभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के विदीन में बहुत सारे और भी पार्टीज रहा करती थी। आप कह सकते हो बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन रहा करते थे। जैसे मान लो कि पीजेंट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लो जमींदार का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लो इंडस्ट्रियलिस्ट का कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अर्बन लोगों का, जैसे अपर कास्ट का या लोअर कास्ट का, ऐसे डिफरेंट जो फैक्शंस थे, इसको क्या कहा जाता है, फैक्शंस कहा जाता है, उनको साथ में लेके चल रही थी कांग्रेस। और ये एक सोशल कोलिशन था। क्या था? सोशल कोलिशन। इसलिए ना क्या कहा गया इसको, रेनबो लाइक स्ट्रक्चर, राइट। इसको क्या कहा गया, रेनबो लाइक स्ट्रक्चर। और अगर आपके अंदर में, आपके भीतर में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको सबको समावेश करके लेके चलना होगा। और यही एक कोलिशन की पहचान होती है। अगर आप इन सबको साथ में लेके नहीं चलोगे और यहाँ पर ये जो मांग रहे हैं उसके कॉन्ट्राडिक्टरी मांगने वाले ये, तो अगर ऐसी स्थिति में रहोगे तो आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, टॉलरेट करके चलना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। और यही कोलिशन की निशानी होती है। कांग्रेस ये बखूबी निभा रही थी ये चीज, ठीक है। और देखिए, इससे क्या होता था कि अपोजिशन पार्टी को बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ करती, क्योंकि देखिए अब अपोजिशन पार्टी, मान लीजिए ये अपोजिशन पार्टी, ठीक है, कांग्रेस के अगेंस्ट वाली कोई पार्टी, ठीक। अब ये कोई डिमांड रखती है, ये मान लेते हैं कि ये लोअर कास्ट के लिए कुछ डिमांड रखती है। तो सर ये बताओ कि लोअर कास्ट के लिए कुछ डिमांड रखती है और वो चाहती है अपोजिशन पार्टी कि लोअर कास्ट वाले जो लोग हैं ना वो इनको सपोर्ट करें। ऐसा नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि लोअर कास्ट वाले लोग इसमें भी तो हैं, इसमें भी तो वो आइडियोलॉजी रिप्रेजेंटेड है। तो ये लोग पहले से ही उनकी बात कर रहे हैं, तो लोअर कास्ट वाले लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, इनका पहले से बेस क्रिएटेड है, ठीक है। तो मतलब क्या, अपोजिशन अगर कोई बात उठाए या अगर अपोजिशन अगर कोई डिमांड उठाए, उससे पहले ही वो डिमांड कांग्रेस पार्टी में रहा करती थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में उनका रिप्रेजेंटेशन है ही। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई भी चीज अपोजिशन चाहती थी या कहना चाहती थी उनकी आइडियोलॉजी में, उनके प्रोग्राम में, तो कांग्रेस पार्टी में वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था। तो कोई और चीज बचता ही नहीं था। जैसे मान लीजिए कि अपोजिशन पार्टी अगर चाहे कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए बात करें और ये कहे लोगों के सामने कि नहीं कांग्रेस पार्टी इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए काम ही नहीं कर रही, ऐसा भी संभव नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में इंडस्ट्रियलिस्ट लोग शामिल है। समझ रहे हो आप बात को? तो ये चीजें हो रही थी, इसके कारण से भी कांग्रेस को काफी ज्यादा सक्सेस मिली, ठीक। और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ग्रेटर टॉलरेंस था। टॉलरेंस मतलब सबको साथ में लेके चल रहा था, सहिष्णुता वाली चीज हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज मैंने आपको बताया, यहाँ पर डिफरेंट अलग अलग फैक्शंस थे और उनको साथ में एकोमोडेट करके चला जा रहा था, राइट। और इन सबको क्या कहा जाता है, अलग अलग जो ग्रुप थे, अलग अलग जो पीपल थे, अलग अलग आइडियोलॉजी के जो लोग थे, इनको क्या कहा जाता है, फैक्शंस। एंड इस फैक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, टॉलरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, एकोमोडेशन देखने को मिलेगा। ये सब कांग्रेस पार्टी की उस समय की निशानी। ये चीज आपने समझा। लीडर्स जो कि अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो भी कांग्रेस के अंदर में ही रहा करते थे। बाहर जाने से बेहतर है कांग्रेस पार्टी के अंदर ही रहा जाए। तो ये चीज थी, इसके कारण से भी कांग्रेस का जो स्कोप था वो काफी बड़ा था। मतलब एक टग ऑफ वॉर भी था, मतलब रस्साकसी भी चल रही है, क्योंकि अलग अलग जो इंटरेस्ट के लोग हैं, अलग अलग जो आइडियोलॉजी के लोग हैं, वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, लेकिन हम साथ साथ हैं, ठीक है। ये चीज, और ये किस प्रकार का काम करता था, ये देखिए बैलेंसिंग मैकेनिज्म का काम करता था, ठीक है। जैसे कि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने बात उठाई कि नहीं ये चीज होना चाहिए, तो नहीं, उस समय जो वर्कर्स होंगे वो कहेंगे कि नहीं ये चीज नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या, जो चीज अभी मैंने आपको दिखाया टग ऑफ वॉर, मतलब वो इधर खींच रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, दूसरे लोग इधर खींच रहे हैं, तो एक बैलेंस बन के रहता था, बीच में एकोमोडेट किया जाता था। जैसे मान लो कि जैसे हम लोग जाते हैं मार्केट में जाते हैं, तो बच्चे जो होते हैं तो क्या करते हैं, पेरेंट्स से अब कहते हैं कि पापा ये आइसक्रीम दिलवा दो, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये कहते हैं कि आइसक्रीम दिलवा दो, उसके पापा कहते हैं नहीं दिलवाएंगे, अभी कोल्ड हो जाएगा। तो अब क्या होता है, बीच का कोई रास्ता निकाला जाता है कि नहीं चलो आइसक्रीम के बदले तुम्हें झुंझुना दिलवा देते हैं। तो अब ये खिलौने लेके घर को चला गया, तो मतलब क्या, एकोमोडेशन हो रहा है यहाँ पर, मतलब क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो यहाँ पर एक बैलेंस बन रहा है। इसकी भी बात हो गई, ये भी खुश हो गया और दूसरे लोग भी खुश हो गए, उसके पापा भी खुश हो गए, तो ये बैलेंस बन के चलता है। या फिर अगर एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो, तो जब हम मार्केट जाते हैं क्या होता है, जो फ्रूट सेलर है या कोई सब्जी बेच रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वो लोग कहते हैं कि नहीं 60 रुपये मिलेगी सब्जी, हम लोग कहते हैं कि नहीं 30 रुपये मिलेगा। हम लोग नहीं बेसिकली कह पाएंगे, हमारी जो घर में मदर होती है, सिस्टर होती है, वो सिर्फ इसमें एक्सपर्ट होती है, तो वो कहेंगे नहीं 30 में हो रहा है, वो कह रहे हैं नहीं 60 में। फिर अब क्या होता है, कहता है नहीं 50, चलो वो कहते हैं 40, तो ऐसे करके फाइनली 45 में डील डन हो जाता है। मतलब क्या, ये भी खुश, सेलर भी खुश और जो बायर है वो भी खुश। एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म देखने को मिलेगा आपको कांग्रेस के अंदर में। क्यों? कि उसके अंदर में बहुत सारे फैक्शंस थे और अलग अलग आइडियोलॉजी के अलग अलग इंटरेस्ट थे। जो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन देखने को मिलता था कांग्रेस के अंदर में। आप देखोगे कि कांग्रेस
अगर सही मामले में अगर आप देखो तो शुरुआती दिनों में कांग्रेस एक रूलिंग पार्टी की तरह भी काम कर रही थी और अपोजिशन की तरह भी काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि अगर कांग्रेस कुछ करना चाहे तो कांग्रेस के अंदर के ही लोग उनको पीछे खींचेंगे, नहीं नहीं ये गलत कर रहे हो आप, ठीक है। तो अगर कुछ गलत करेगी कांग्रेस, मान लीजिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट को ज्यादा फेवर कर दे तो वर्कर लोग उनकी टांग खींचेंगे, नहीं नहीं उनको मत फेवर करो। या मान लो कि अपर कास्ट के लोगों के लिए फेवर कुछ कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा, तो लोअर कास्ट वाले कहेंगे कि नहीं आप ये मत करो, ठीक है। तो ये चीज हो रही है। इस सिस्टम को या इस पीरियड को, ये जो एरा था, ये जो टाइम था जब कांग्रेस में इस प्रकार के टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट हुआ करते थे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कांग्रेस सिस्टम, ठीक है। बैक टू द क्वेश्चन जो हम लोगों ने फर्स्ट एमसीक्यू देखा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन बिहाइंड द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस इन इंडिया। आई होप कि अब आप आंसर देने के लिए काबिल हो गए होंगे। क्या ऑप्शन था? पार्टी यूज मेनी मैल प्रैक्टिसेस? नो, इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता था। कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस का ये कारण बिल्कुल नहीं है कि उसने मैल प्रैक्टिसेस यूज किया था। तो ये आंसर, ये ऑप्शन गलत। सी ऑप्शन क्या था? ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स ऑफ इंडिया? नो, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेजर्स थे उसके कारण से कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस नहीं हो रहा था। ये तो कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जैसे चाइना हो गया, सीरिया हो गया, उन कंट्रीज में था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया कि वन पार्टी डोमिनेंस ही हो पाएगा, इस कारण से। तो ये ऑप्शन भी गलत। बी ऑप्शन क्या था? इट वाज लेड बाय जवाहरलाल नेहरू। देखिए ये एक बहुत बड़ा रीजन है, मेजर रीजन है कि जवाहरलाल नेहरू एक कैरिस्मेटिक लीडर थे, उनके लीडरशिप में कांग्रेस काफी ज्यादा इलेक्शन में विजयी हुई। लेकिन ये डोमिनेंस आप कह सकते हो कि हाँ कांग्रेस पार्टी केवल इसलिए जीतती थी कि जवाहरलाल नेहरू थे, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसका सही ये आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन भी गलत। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ड्यू टू इट्स लेगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल में इतना ज्यादा पार्टिसिपेट किया था, इतना लंबा दौर रहा है कांग्रेस पार्टी का, यह रहा था, इसके कारण से जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ड्यू टू इट्स लेगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। खत्म, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे क्यूरियस।